हम्म। ओके, तो कल हमने देखा था टेक्निकल एसईओ के बारे में, और कौन से जो मेजर पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल एसईओ में कवर होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, कुछ जो है, और दो तीन पॉइंट्स के लिए कवर कर चुके थे हम लोग, और बाकी के हमको कवर करने हैं आज। हो सकता है मे बी आज ना हो पाए पूरा, या हो भी सकता है, बट देखते हैं, जितना टाइम होगा उतना हम कवर करेंगे। और जैसे टेक्निकल एसईओ के बारे में मैंने बताया था आपको, नीड टू डू फर्स्ट टाइम एंड देन मेंटेन योर टेक्निकल एसईओ। ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम तो है, कुछ चीजें जो होती है ना वो फर्स्ट टाइम करनी होती है, बट जैसे जैसे हमारा डोमेन या हमारी पेज अथॉरिटी या रैंकिंग बढ़ती रहती है, उस हिसाब से हमें उसमें भी कुछ ना कुछ जो है टेक्निक्स या एडिट्स करने होते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो नीड टू डू फर्स्ट टाइम, बट मेंटेन योर टेक्निकल एसईओ। जो जो हम लोग वेबसाइट पे एसईओ का काम करते हैं, तो इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स नॉट मतलब एक बार किया और हो गया, ऐसा तो नहीं होता, चाहे वो टेक्निकल हो, ऑफ पेज हो या ऑन पेज हो। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डोमेन नेम एंड सर्वर लोकेशन या होस्टिंग जो भी है। पहला जो है, अगर बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते होंगे, बट मैं मानता हूँ कि डोमेन नेम और सर्वर जो होस्टिंग होता है वो भी एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, जो मैंने आपको समझाया था कल। आई डू नॉट वांट टू रिपीट दैट थिंग। देन सेकंड थिंग, मैंने पेज स्पीड के बारे में बताया था, तो पेज स्पीड के बारे में आज थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। साइट आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया था मैंने, जैसे मॉल का वगैरह एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था साइट आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है। अगेन वो भी रिपीट नहीं होगा आज। और बाकी की जो है सब सब टॉपिक्स हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो पेज स्पीड के लिए जो मैंने रेफर किए था, कुछ टूल्स जो है, आप अपने साइट का जो है पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स तो भी तो मैंने तो बताया ही था। देन अगेन एक एक टूल है जिसका जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कल, टूल डॉट पिंगडम। पिंगडम का स्पीड टेस्ट है, पिंगडम अगर सर्च करते हैं तो, ठीक है, पिंगडम साइट स्पीड। यहाँ पे मैं अगर वेबसाइट का स्पीड अगर चेक करता हूँ, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का, तो यहाँ मुझे वो, आज मैं कुछ प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं जो प्लगइन्स के बारे में मैंने बताया था कल आपको। ये जो प्लगइन्स थे, 10 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन कैशिंग प्लगइन्स, जो आपकी वेबसाइट को स्पीड अप या बूस्ट कर सकते हैं। अगेन, हु इज नेहा नाउ? ओके, नेहा कौन है? पूजा ही है वो। अच्छा, ओके। आई थिंक पूजा लॉगिन तो है ही वैसे। हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था, वो अच्छा, दूसरे नाम से कर रहे ओके हो। ओके, ठीक है। WP रॉकेट, ये प्लगइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। W3 टोटल कैश, देन स्मश, और बाकी की जो भी प्लगइन है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं आपको WP रॉकेट, ये एक प्रीमियम प्लगइन है, ठीक है, एक प्रीमियम प्लगइन है, तो उसका एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पेज स्पीड मैंने, ठीक है, 93%, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें WP रॉकेट इंस्टॉल किया है, तो इसका कुछ मिनिफिकेशन हो गया था, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। 55 रिक्वेस्ट, और लोडिंग टाइम जो है इसका और बढ़ सकता है, पेज का साइज और छोटा हो सकता है। WP रॉकेट ये इतना जबरदस्त प्लगइन है कि आपकी जो पेज की जो स्पीड है वो खतरनाक लेवल पे आपको इंक्रीज करके दे देगा। और पेज स्पीड एक टेक्निकल एसईओ के पार्ट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो पेज स्पीड एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट का, एल्गोरिदम्स के हिसाब से या सर्च इंजन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने WP रॉकेट, ये जो प्लगइन है, क्योंकि ये आपको प्लगइन्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे इसको, अगर यहाँ प्लगइन से होके, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो प्लगइन, क्योंकि वो एक प्रीमियम प्लगइन है।
जो मेरे पास है, जहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ WP, आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। WP रॉकेट अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो नहीं मिलेगा वो प्लगइन। और मेरे पास है WP रॉकेट, ये वाला प्लगइन मेरे लैपटॉप में। तो मैं आपको वो प्लगइन का इंस्टॉलेशन मैंने किया है मेरे वेबसाइट में। तो उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, कैसे पेज स्पीड का किस तरीके के सेटिंग्स होते हैं उसमें। अगर मैं इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ है मेरे इसमें वर्डप्रेस में, यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा WP रॉकेट, यस, यहाँ बॉटम में। यहाँ से सेटिंग्स के यहाँ पे जो इसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करके हम लोग इसके सेटिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर सेटिंग ऑप्शन राइट लेफ्ट के जो ऑप्शंस होते हैं वर्डप्रेस में, तो वहाँ पे भी आपको नीचे, अगर सेटिंग्स में नीचे आओ तो आपको वहाँ पे WP रॉकेट दिखेगा। तो इसके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके सेटिंग्स के डैशबोर्ड में मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली, और इस तरीके का मुझे उसका जो है सेटिंग्स दिखेगा। और यहाँ इसका डैशबोर्ड है। देन कैश डैशबोर्ड का, ठीक है, लाइसेंस वगैरह होता है। अगर मैं कैश में आता हूँ तो मोबाइल कैश, यूजर कैश, कैश लाइफ स्पैन, देन इस तरीके की कुछ सेटिंग्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट का URL अपने सर्च बार में डालते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर पिंगडम की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे हम मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट करके आया है 55 रिक्वेस्ट। तो हम लोग जब भी कोई URL या किसी पेज के ऊपर मतलब पेज के ऊपर जाते हैं क्लिक करके, तो कुछ HTTPS स्टेटस कोड जो है जनरेट होते हैं, जो सर्वर को पहुंचते हैं, और सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर को कि मैं पेज आपको भेज रहा हूं। तो कम से कम क्या होता है, कभी कभी 100 रिक्वेस्ट भी जाते हैं, कभी कभी 200 रिक्वेस्ट भी जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सर्वर जो रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम जो है ना, बहुत बहुत टाइम लेता है। तो उसको बोलते हैं ना HTTPS रिक्वेस्ट या स्टेटस कोड। अब इसकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, बस सिंपल डेफिनेशन में या सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाऊंगा कि जैसे ही हम लोग किसी भी URL के ऊपर क्लिक करते हैं, या किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो जो ऑर्डर है वो सर्वर के पास जाता है, और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ब्राउजर को। और जो उसके बीच में जो एक्टिविटी होती है ना, उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, है ना। तो उस ड्यूरेशन में हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को पहुंचती है, और सर्वर ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करता है। जो हम लोगों को पेज दिखते हैं वही है, एक एक उसका रिस्पॉन्स होता है, जो भी हमें टेक्स्ट दिखते हैं, डिजाइन दिखते हैं, उस हिसाब से। अभी अगर 100 रिक्वेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस ग्रेड दिखा रहा है पिंगडम में। अगेन मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी हमें दिख रहे हैं नंबर्स, जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, वो नंबर्स हम लोग कुछ हद तक सीरियसली ले सकते हैं, बट इतना भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। 19-20 हर जगह रहता है, आफ्टर दिस ऑल आर मशीन्स, ठीक है। तो ये कुछ हद तक हमें अच्छे जो है रिजल्ट्स देते हैं, बट कुछ हद तक हम इसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। ये चीज हो गई एक। जैसे स्टेटस कोड्स के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया, तो ये स्टेटस कोड 100 के नीचे होना चाहिए। जैसे रिक्वेस्ट जो होती है ना, ये 100 के नीचे होना चाहिए। और लोड टाइम, मैं जैसे मैंने बताया था, फ्रंट पेज जो होता है या हीरो सेक्शन जो होता है 2.5 सेकंड्स के बीच मतलब अंदर लोड होना चाहिए। परफॉर्मेंस ग्रेड यहाँ पे 93 बताया है, तो एक्सलेंट है, ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत वेरी गुड है। देन पेज का साइज जो है ना 2.8 MB है, जो कि WP रॉकेट की वजह से पेज का जो है मिनिफिकेशन हो गया। CSS वगैरह जो फाइल्स होती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यहाँ पे जैसे एनिमेशंस हो गया है, देन कुछ हम लोग जैसे कलर है और एनिमेशंस देते हैं, जो इमेज यहाँ से आ रही है, जो जावास्क्रिप्ट जो फाइल्स होती है वो उसको मिनिफाई कर देते हैं, कौन, WP रॉकेट। तो उस वजह से क्या होता है ना, पेज का साइज कम हो जाता है। और जो हम लोग जो इमेजेस हमारी वेबसाइट्स में यूज करते हैं, और मोस्टली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जब इमेजेस डाउनलोड करते, जैसे ये फ्री पिक से मैंने इमेज डाउनलोड किया है, ठीक है।
तो ये इमेज अगर मैंने डाउनलोड किया है, मे भी हो सकता है ये 8 MB का, 4 MB का, 5 MB का हो सकता है। बट अगेन, अगर वो इमेज आपके ब्राउजर में वैसे का वैसे ही है, जैसे ये इमेज है 2 MB का, अगर मैंने वैसे का वैसे ही उसमें अपलोड कर दिया है, तो अगेन वो उतनी ही स्पेस वहाँ पे ओपन, मतलब वहाँ पे ऑक्युपाई करेगा, और सर्वर को उस पे उस जहाँ पे वो जो इमेज है मैंने यूज किया है जिस पेज पे, तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए अगेन टाइम लेगा। तो मुझे क्या करना है, उस पेज को या उस इमेज को कॉम्प्रेस करना है, उसका मिनिफिकेशन करना है, और उसको एक 50 KB या बिलो 100 KB अगर हम लोग यूज करते हैं, तो एक अच्छा एक सर्वर को रिस्पॉन्ड देने के लिए बहुत समय में, मतलब इजीली रिस्पॉन्ड कर देता है सर्वर। सो दीज आर ऑल द थिंग्स कि हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये जो इमेज है, इमेज जैसे मैंने प्री पिक से डाउनलोड करी है, यहाँ पे 2 टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग कॉम्प्रेस कर सकते हो, और एक प्लगइन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। तो इस इमेज को कॉम्प्रेस करके ही हम लोग अपलोड करें अपने वेबसाइट में, जो जो भी हमारा गैलरी होता है या जहाँ भी हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं, ब्लॉग में हो या वेबसाइट में हो, तो अगेन वो इमेज कंप्रेस करके हमें यूज करना चाहिए। अगर हम लोग जैसे का वैसे ही इमेज अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर स्पीड में तो दिक्कत आएगी ही। जैसे एक एक जो टूल है स्कूश नाम से, आप अगर चाहो तो नोट्स ले सकते हो, स्कूश नाम से, squoosh.app, ये एक है। और एक शायद से एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद मैंने कल बताया था कि आपको टीनी, हाँ टीनी, TinyPNG.com, ये दो जो साइट्स है हो ये है, ठीक है, इसका जो है प्रो वर्जन भी आता है, बट ये कुछ हद तक हमें मदद करते हैं। कुछ इमेजेस जो है यहाँ पे, जैसे मैं ये इमेज है, यहाँ की इमेज है, इसको मैंने शायद कहीं ही लिया है क्या, ठीक है ये है, इसको मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं कितना रिसाइज करता है। ओके, देखिए 267 MB का ये इमेज था, यहाँ पे इसने 79% उसको रिड्यूस किया है, उसको रिसाइज किया है, 557 KB उसको कर दिया है। तो मैं अगर इसको डाउनलोड कर देता हूँ, अगेन देखते हैं इसको इमेज को, तो क्वांटिटी वैसे ही है, सॉरी क्वालिटी वैसे ही है, ठीक है, जो ओरिजिनल थी, बट रिड्यूस हो गया है। तो इस इमेज को मैं यूज कर सकता हूँ। अगेन इसको फिर से मैं कंप्रेस करने के लिए दे देता हूँ, तो अगेन वो कंप्रेस करके मुझे दे देगा ये टूल। टीनी पीएनजी भी समवॉट सिमिलर ही फंक्शन है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने अगेन ये अगर मैंने आपको बताया, जैसे ये पेज, ये जो इमेज है मैंने डाउनलोड की अभी, तो दो 2.611 KB मतलब 2.5 MB की थी। तो वो जो इमेज है, अगेन जो उसको कंप्रेस करके 557 KB का हो गया था, लेकिन अगेन दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मैं अगर आपको एक एडवाइस दूं, तो अगेन वो चीज़ ज़रूरी नहीं है 557 का जो KB का इमेज यूज़ करना, क्योंकि वो भी ज़्यादा ही है। मिनिमम 100 KB या उसके नीचे होना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग अगर ब्लॉगिंग के पर्पज से या वेबसाइट के पर्पज से अगर देख रहे हैं, बहुत सारी इमेजेस हमको यूज करनी होती है गैलरी में भी, और ब्लॉगिंग के पर्पज से तो बहुत सारे हम लोग इमेज यूज करते हैं, तो 100 KB के नीचे ही होना चाहिए। सो ये जो टूल्स है आप नोट करके रख सकते हो, squoosh.app और टीनी पीएनजी, इसका अभी मैं इसको भी देख, आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप कर देना इमेज, ठीक है, और उसको आप कंप्रेस करके देख सकते हो। ठीक है, ये जो इमेज कंप्रेस करने के जो टूल्स हैं, ये आप अपलोड कर सकते हो अपने वेबसाइट में। देन हाँ, अभी हम लोग WP रॉकेट पे आते हैं अगेन।
रिटर्न। तो देखिए ये उसका डैशबोर्ड है। जो मिनिफिकेशन के बारे में मैंने अभी बताया था, HTTP रिस्पॉन्स जो स्टेटस कोड होता है, रिक्वेस्ट होती है, सर्वर हमें पहुंचाता है, ब्राउजर को पहुंचाता है और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब हम लोग पेज देखते हैं। तो इसको ऑलवेज टिक करके रखना है। देन सेपरेट कैश फॉर मोबाइल डिवाइसेस, तो ठीक है हमने इनेबल कर दिया ऊपर में, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती है। यूजर कैश अगर कोई लॉग्ड इन यूजर्स है, जैसे मेंबरशिप वेबसाइट है, या जैसे देखो जैसे कोई ई लर्निंग मॉड्यूल अगर चला रहा है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर्स का कैश जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका ये मीनिंग होता है कि जैसे हम लोग कहीं वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट पे मैं आया अभी, और इसका एक स्टैटिक वर्जन ब्राउजर अपने यहाँ पे स्टोर कर लेता है, और अगर मैं अगली बार फिर से इस वेबसाइट पे आता हूँ, तो फिर ये वेबसाइट मतलब फास्टली वो लोड होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये यूजर कैश या जो मिनिफिकेशन की जो है, कैश की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वही होता है। ब्राउजर में वो स्टोर हो जाता है, और अगली बार जब हम लोग आते हैं उसमें, मतलब कभी भी आते हैं नेक्स्ट टाइम, तो वो जो है जो स्टोर हुए वाले कैश जो है फाइल्स, वो ब्राउजर हमें दे देता है। तो वेबसाइट का जो स्पीड है वो फास्ट लोड होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कैश लाइफ स्पैन 10 आवर्स है। देख यहाँ पे अगर इसका अगर एक क्या बोलते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, कैश फाइल्स older than the specified lifespan will be deleted. Enable preloading for the cache to be rebuilt automatically after lifespan expiration. वो जो कैश का जो एक ये होता है लाइफ, वो 10 आवर्स का हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है। तो इसका बेसिकली यही मीनिंग होता है, रिड्यूस लाइफ स्पैन टू 10 आवर्स और लेस इफ यू नोटिस इश्यूज दैट सीम्स टू बी अपियर पीरियोडिकली। तो ये यहाँ पे एक इसको नोटिस दिया गया है, अगर कुछ भी इशू आता है तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको डिसेबल कर सकते हैं। देन फाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये अगेन CSS फाइल्स है। जैसे CSS फाइल्स यानी कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जितने भी एनिमेशन या कलर्स और फॉन्ट स्टाइल्स, जो भी मैंने कलर इमेजेस जो भी जितना भी दिया है, तो उसको मिनिफाई कर देगा CSS के जो भी कोड्स हैं। तो उसमें और एक बेनिफिट ये रहता है कि और वेबसाइट और फास्ट लोडिंग होती है। देन अगेन जावास्क्रिप्ट, अगर मैंने इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है, लेकिन ये फ्री प्लगइन नहीं है। ओके, ये प्रीमियम प्लगइन है। तो आपको ये खरीदना पड़ेगा अगेन, क्योंकि इतनी सारी जो बेस्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये प्रीमियम प्लगइन है। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको लेना चाहिए वगैरह, लेकिन ये बेस्ट प्लगइन है। बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे वेबसाइट्स में ये प्लगइन आई गेस 100% मैं श्योर हूँ कि ये होता ही है। जो जितने भी आप वेबसाइट्स चेक कर लो, वर्डप्रेस के WP रॉकेट होता ही है। जो भी अच्छे ब्लॉगर्स हैं इसको यूज करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो रिकमेंडिंग यू। अगर हम इसका अगर प्राइसिंग देख ले तो हो सकता है मे बी $40-50 का हो सकता है मे बी। मुझे पता नहीं अभी कितना है, देख लेते हैं WP रॉकेट का। क्योंकि अगर आप SEO के हिसाब से देखते, थीम फॉरेस्ट, WP रॉकेट प्राइस अगर डालते हैं प्रीमियम, इनके वेबसाइट में जाते हैं, प्राइसिंग देखिए, सिंगल वेबसाइट के लिए है $49, और प्लस 3 वेबसाइट्स के लिए है 99, और इनफाइनेट के लिए 249। तो थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, मुझे पता नहीं था इतना महंगा होगा। ठीक है, बट महंगा तो है, अब इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे है, फीचर्स हैं, तो ये इस तरीके जावास्क्रिप्ट मिनिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यानी कि जो भी हमने एनिमेशंस और बाकी की जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करे हैं, आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक मीनिंग बता देता हूँ मैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो हमारा जो स्केलेटन है,
वो होता है HTML। हमारी बॉडी में जो होता है, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। बॉडी में जो हमारा जो स्केलेटन है वो है HTML। CSS जो है हमारे जो कपड़े पहनते हैं, हमारा जो मतलब हम लोग हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह जो भी चीजें करते हैं वो CSS ब्यूटिफिकेशन के लिए। देन जावास्क्रिप्ट जो होता है ना हमारा ब्रेन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन, मतलब वेबसाइट कैसे फंक्शन करेगी, इस बटन को क्लिक करने के बाद वहां पे होगा ओपन, या फिर जो भी एनिमेटेड हम लोग कुछ करते हैं, तो वो होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ये ब्रेन होता है वेबसाइट का। CSS जो है वो कपड़े होते हैं वेबसाइट के, और HTML जो भी कोडिंग होता है वो स्केलेटन होता है वेबसाइट का। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। इसको आपको ये ये कर देना है, टिक कर देना है। और अगेन यहाँ पे जितने भी लेजी लोड वगैरह है तो इसको सब क्लिक करके आपको सेव चेंजेस कर देने हैं। और उसके बाद मीडिया में आते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मीडिया। हाँ, मीडिया में लेजी लोड आपको इनेबल करके रख देना है। लेजी लोड इनेबल करना है मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे वेबसाइट में इमेजेस हैं, तो जैसे मैं कोई मेरा ब्लॉग है तो ब्लॉग में बहुत सारी इमेजेस होती है, बट अगर इमेजेस हैवी हैं तो लेजी लोड का ऑप्शन रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आएगा, इमेज नहीं लोड होगी बट टेक्स्ट जो जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है वो लोड हो जाएगा। सो बाउंस रेट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। फ्रेम्स को भी इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इमेज डायमेंशंस मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये सभी चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। ये भी कोई वीडियो है ही नहीं। ठीक है, इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। लेजी लोड्स का एक और सेपरेट प्लगइन भी आता है वैसे वर्डप्रेस में, फ्री प्लगइन है। तो ये सब इसके सेटिंग्स हैं इस तरीके से। और बाकी के भी सेटिंग्स आपको प्रीलोड, ठीक जो भी टिक्ड है अनटिक नहीं करना है। ठीक है, जैसे है वैसे रहने देते हैं। इसको मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो है प्लगइन का फिर सेटिंग्स या फिर जो भी हम लोग देख रहे हैं, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया है मैंने। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये शायद इसको अगर हम इंस्टॉल इमेजिफाई करते हैं तो एक और प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। जो प्लगइन जो है, अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इमेज ये जो है यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। एक और बेस्ट प्लगइन है इमेजेस को कॉम्प्रेस करने के लिए, उसको अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स मैंने दिखा दिए। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वही इंपॉर्टेंट कर देना है, बाकी के अगर नहीं भी किए तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगेन हम लोग प्लगइन्स पे आते हैं। एक इंस्टॉल प्लगइन है, क्योंकि पेज स्पीड के बारे में मैंने आपको पहले भी गूगल सर्च कंसोल में भी आपको गूगल पेज स्पीड इनसाइट के बारे में बताया था, तो वहाँ पे भी हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर किया था। और एक प्लगइन है, आप नोट करके रख सकते हो, शॉर्ट पिक्सेल नाम से। मैंने कल बताया था इसके बारे में आपको। जैसे यहाँ पे शॉर्ट पिक्सल नाम से, देखिए यहाँ पे है शॉर्ट पिक्सल नाम से। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ कहाँ से ऐड न्यू में, यहाँ पे टाइप करते हैं शॉर्ट पिक्सेल। ये है इमेज ऑप्टिमाइजर। ये इमेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। जितने भी इमेजेस हैं वो फेच कर लेता है और ऑप्टिमाइज कर लेता है, उसका बैकअप भी लेके रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। ये दो मैं रिकमेंड करूंगा आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है,
आई थिंक प्रणय का, ठीक है, कहाँ गया पता नहीं। सो हाँ, अभी ठीक है, मैंने दो प्लगइन्स के बारे में आपको बता दिया है। देन अभी पेज स्पीड के बारे में तो हमने मैक्सिमम डिस्कशन कर लिया था पहले ही, और उसके बाद मैंने आपको थिंक विद गूगल का भी कल बताया था। थिंक विद गूगल को आप क्यों यूज करना चाहिए, वहाँ पे क्या टेस्टिंग टूल्स है, गूगल क्या बताता है उसके बारे में, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से रिपीट हो जाएगा। सेट आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया था मैंने, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट चलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। देखिए एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स आर what enable a websites to move from http to https which is more secure, and ssl certificate is a data file hosted in a website's origin server। इसका भी एक मैं आपको एक अगर आपने होस्टिंग लिया है या फिर आपके पास होस्टिंग है, तो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं आजकल फ्री में एसएसएल देते हैं, ठीक है। और नहीं भी है तो फ्री में एसएसएल कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका भी एक मैं एक शॉर्ट आपको एग्जांपल बता देता हूँ। उसको भी ज़्यादा मैं उसका ट्यूटोरियल या फिर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उसको खुद होकर भी कर सकते हो। अगस्त 2014 में गूगल ने क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर एसएसएल रहता है, एचटीटीपीएस वर्जन अगर वेबसाइट का है, तो would get an added advantage, websites would get an added advantage in the search engines result pages। मतलब डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है एसएसएल सर्टिफिकेट, अगर एचटीटीपीएस नहीं है तो वेबसाइट को मतलब ओपन ही नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम पहले देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे ये नोटिस बताएगा एसएसएल नहीं है तो नॉट सिक्योर, योर वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, इस तरीके से वो बताएगा। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है मतलब सिक्योर्ड है वेबसाइट। अगर हमारी वेबसाइट में हम लोग ट्रांजैक्शन अगर कुछ कर रहे हैं या फिर हम लोग जस्ट अ मिनट, हाँ, ट्रांजैक्शनल है या कोई मेंबरशिप वेबसाइट है या कोई और हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी का, तो हमारे पास, और आज की डेट में सभी वेबसाइट्स को एसएसएल ले लेना चाहिए, एचटीटीपीएस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एसएसएल नहीं है तो गूगल में वेबसाइट कभी भी नहीं दिखेगी। SSL certificate includes pieces of data that create a cryptographic key and protect the data transferred from the web server to the browser। It is used to secure credit card details, login details, जैसे मैंने बताया था आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ट्रांजैक्शनल पार्ट जो होता है वेबसाइट्स में, तो वहाँ पे अगर एसएसएल नहीं है तो क्यों खरीदेगा आपकी वेबसाइट, या क्यों लॉगिन होगा अगर आपकी वेबसाइट में बताया जा रहा है कि गूगल डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि दिस साइट इज नॉट सिक्योर, तो कोई नहीं आएगा। तो एचटीटीपीएस और एचटीटीपीएस को कन्वर्ट, एचटीटीपी वेबसाइट को एचटीटीपीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब एसएसएल लगाना है, तो डायरेक्टली चलते हैं मेरे सी पैनल में। यहाँ पे मैं दो सी पैनल्स मैंने ओपन करके रखे हैं, ठीक है, और भी एक है शायद, जस्ट अ मिनट। अब हम जो होस्टिंग खरीदते हैं उसमें तो एसएसएल सर्टिफिकेट होता तो है। अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये जो है इसी पैनल का डैशबोर्ड मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक SSL TLS नाम से एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एक यहाँ पे एक पार्ट है फाइल्स, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नहीं दिखता है तो SSL, तो आपको ये भी दिखेगा। अगर डायरेक्टली जाओ तो यहाँ नीचे में आपको SSL-TLS इस तरीके का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे राइट साइड में आप देखो तो मैनेज एसएसएल साइट्स करके हैं। अगर मेरी साइट में एसएसएल नहीं है तो मुझे बता देगा वो एसएसएल नहीं है। ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए ये किया है, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने मेरे वेबसाइट का डोमेन जो है मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ब्राउज सर्टिफिकेट्स करके है, लेकिन मुझे
आपको बताना है कि एसएसएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंग पैनल में ऑलरेडी एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं। होस्टिंग जो भी प्रोवाइडर्स होता है ना, वो देता ही है। आजकल सभी होस्टिंग प्रोवाइडर्स फ्री में एसएसएल देते हैं। तो गोडैडी वगैरह से जब आप लोग लेते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि पैसे फालतू वेस्ट क्यों कर रहे हैं सब लोग। तो देखिए यहाँ पे मैं डोमेन सिलेक्ट कर दिया मैंने मेरा, और यहाँ पे मैं यहाँ ऑटोफिल बाय डोमेन ऐसे कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये क्रिप्टोग्राफिक का जो है यहाँ पे बोला बोला गया था, क्रिप्टोग्राफिक की या फिर पीसेस ऑफ डेटा, माइक्रो डेटा। ठीक है, तो ये डेटा जो है ऑटोफिल हो गया है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल सर्टिफिकेट कर देता हूँ, देन ओके, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो अगर मैं मेरी वेबसाइट में आता, ऑलरेडी सिक्योर्ड है, फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी है इसमें इंस्टॉल्ड, फिर भी आपको डेमो पर्पस के लिए ग्रीन सिग्नल आ गया है। तो इस हिसाब से आपको जो है कहाँ गया, हाँ इधर। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। अगर आप कहीं से भी एसएसएल ले रहे हैं तो इस तरीके की ही कीज मिलती है आपको, ईमेल आएगा इस तरीके के कीज, या इस तरीके का जो माइक्रो डेटा आएगा यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ये जो भी आपको प्राइवेट कीज या सर्टिफिकेट सीआरटी या फिर ऐसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल, इस तरीके का जो भी आता है वो एसएसएल सर्टिफिकेट के कोड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ये ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, कोड्स होते हैं। राइट, सो और अगर मुझे दूसरी वेबसाइट में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे और एक दूसरा सी पैनल मैंने ओपन करके रखा है ब्लॉक का। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ SSL TLS, यहाँ पे भी मैं अगर, तो यहाँ पे अगेन आपको मैनेज SSL साइट्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप आ सकते हो राइट साइड में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट डोमेन करना है, और यहाँ पे कोई भी जो है डोमेन आप इसको ये करके ऑटो फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-4 वेबसाइट्स होस्ट करके रखे हैं, तो उनके उनको शायद 2-3 जो है SSL अप्लाई कर दिया होगा मैंने। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग दिखाई दे रहा है कि दिस सर्टिफिकेट विल एक्सपायर इन 28 डेज। कोई इशू नहीं है, 28 डेज के बाद अगेन हमको ये करना है प्रोसेस, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये है इस तरीके का। जैसे हम लोग कोई लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हम एक डोमेन पे लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे गूगल एड्स चला रहे हैं, फेसबुक एड्स चला रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए 28 डेज या 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम लोग इसको एक्सपायर होने के बाद भी फिर इसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक्सपायर 28 डेज में हो जाएगा तो फिर से रिन्यू कर सकते हैं, इसी से पैसे देने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये है सी पैनल के साथ हम लोग किस तरीके से अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। 2014 में गूगल ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि जो है SSL सर्टिफिकेट जिसके वेबसाइट में रहेगा या HTTPS वर्जन रहेगा वेबसाइट का, तो वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर में काउंट किया जाएगा। तो ये होता है टेक्निकल एसईओ का एक और जो है पार्ट जो हमने कवर किया। अगेन जो गूगल के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता बोलते हैं मराठी या हिंदी में, तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जॉन मुलर या मिलर, कुछ तो भी है ऐसे। उन्होंने उस दिन मैंने जैसे बताया था आपको, उन्होंने क्या कहा था, वो अगेन अगर गूगल की तरफ से कोई भी इंडिकेशन आता है या कुछ भी उनको प्रेस रिलीज जारी करना होता है, तो गूगल की तरफ से उनके जो स्पोक्स पर्सन है जॉन मिलर करके, वो फ्रंट में आके कुछ भी बाइट देते हैं या प्रेस को बताते हैं कि हमने ये कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगेन कुछ दिन पहले, एक 4 to 5 days एगो, उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि स्पिन कंटेंट जो होता है, स्पिन या प्लेजराइज्ड कंटेंट जो होता है, वो रैंकिंग फैक्टर में काउंट नहीं किया जाता। अगेन उन्होंने क्लियर किया जॉन मुलर ने कि मैंने कहीं वेबसाइट में पढ़ा था, फोर्ब्स में या एंटरप्रेन्योर वेबसाइट में कहीं तो भी पढ़ा था। अगेन ये रिसेंट की बात है, 5-6 दिन हो गए होंगे इस बात को।
तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि हम लोग जो है गूगल जो है जो स्पिन कंटेंट होता है या प्लेजराइज कंटेंट होता है उसको पेनलाइज नहीं करता। अगेन वो अगर एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एडसेंस भी अप्रूवल मिलता है स्पिन कंटेंट को, और स्पिन कंटेंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, गूगल ने ये माना है और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा है। अगर मैं चाहूँ तो आपको वो स्क्रीनशॉट कल बता देता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर स्पिन कंटेंट भी है हमारा, अगर कहीं से 60% या 50% भी हमारा प्लेजराइज्ड है, तो डोंट नीड डू नॉट वरी कि आपका ये कंटेंट जो है वेबसाइट ब्लॉग जो है रैंक नहीं करेगा। हो सकता है, उन्होंने कहा है कि रैंकिंग फैक्टर नहीं है या फिर पेनलाइज नहीं करेगा। तो ये एक शेयर करना चाहता था मैं एक चीज। ठीक है, 2014 में उन्होंने कहा था कि एसएसएल वेबसाइट्स डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर है एसएसएल सर्टिफिकेट्स। अगेन एसएसएल सर्टिफिकेट्स के जो टाइप्स होते हैं 3-4 प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के। तो सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट जो नॉट वर्क फॉर एनी सब डोमेन के लिए नहीं चलेगा। सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, कुछ कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करती हैं सिंगल डोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम होस्टिंग का कौन सा प्लान ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एक ही डोमेन के लिए चलेगा, सब डोमेन्स के लिए नहीं चलेगा। देन मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट अगेन प्लान के ऊपर डिपेंड करता है होस्टिंग के, वो कौन सा होस्टिंग के या अलग से भी हम लोग ले रहे हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, तो उसमें भी मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट्स कवर ऑल डोमेन ऑन अ सिंगल रूट डोमेन। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक ही डोमेन पे मैंने इतने सारे वेबसाइट होस्ट, सॉरी एक ही होस्टिंग पे मैंने इतने सारे जो है डोमेन्स या वेबसाइट होस्ट करके रखे हैं। तो ये जो है ना वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट वाला मेरा होस्टिंग प्लान है, जो सभी डोमेन्स को एसएसएल सर्टिफिकेट, चाहे वो सब डोमेन हो या कुछ भी हो, मतलब कितने भी डोमेन्स हो, तो वहाँ पे उसको एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एसएसएल सर्टिफिकेट, अमेजोन, ये इस तरीके की जो कंपनीज रहती हैं, अमेजोन नहीं बोलता हूँ मैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनका जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे गवर्नमेंट साइट्स वगैरह, तो उनकी एसएसएल सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। देन एक्सटेंडेड एसएसएल सर्टिफिकेट, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की जो साइट्स है वो एक्सटेंडेड एसएसएल सर्टिफिकेट्स यूज करती है। जैसे मैं इसका कोई ये नहीं है मीनिंग, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये जो है शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देन 404 एरर्स, इसको हम लोग अभी कवर करते हैं। तो 404, अब 404 एरर क्या होता है? जैसे हमारी वेबसाइट में कोई एक पेज है जो अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे किसी ने लॉगिन किया है। ठीक है, वहाँ पे किसी ने लॉगिन यानी कि क्लिक किया है। तो जैसे मान लो कि ये है, और मैंने यहाँ पे कोई XYZ ऐसे कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे 404 शायद मैंने सेट नहीं किया है, तो 404 सेट करना जरूरी है। देखिए ऑलरेडी मेरा होम पेज है ना, 404 पेज है। अगर कोई भी अननेसेसरी कुछ भी गलत लिंक या गलत कुछ भी यहाँ पे जो है यूआरएल डालने की कोशिश करता है, तो उसको होम पेज मेरा डिफॉल्ट 404 एरर पेज दिखाएगा। मतलब मेरा जो होम पेज है डिफॉल्ट 404 एरर पेज है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी अपने खुद के वेबसाइट में जो है डिफॉल्ट 404 एरर पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि जैसे इसका अगर डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में, जैसे मैंने अभी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताया आपको। A 404 not found error is an HTTP status code that means that the page you wanted to access a website couldn't be found on their server। मतलब जो पेज बनाया ही नहीं है उस पेज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है 404 एरर। अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं इसका हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो वेबसाइट है इसके पेजेस में मैं आता हूँ, और पेजेस में यहाँ पे शायद मैंने कहीं लिया है क्या 404, नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नया पेज
क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नया पेज क्रिएट करता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और ऐड न्यू पेज क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। इस पेज का मैं टाइटल दे देता हूँ, आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 404 इसका पेज का नाम 404 पेज। और ये कब मुमकिन है? ठीक है, ये एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं मेरी वेबसाइट में, ये वाली वेबसाइट में एस्ट्रा प्रो यूज़ कर रहा हूँ, प्रीमियम, सब कुछ प्रीमियम है। तो अगेन ये फीचर्स जो है ना, कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं हमें जो है पेज प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे एस्ट्रा प्रो प्रो ठीक है, एस्ट्रा प्रो मैंने जो है थीम यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपीयरेंस में अगर आओगे आप तो यहाँ पे एस्ट्रा ऑप्शंस है। एस्ट्रा ऑप्शंस आपको एक फीचर मिल जाता है जब आप एस्ट्रा का प्रो वर्जन लेते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे कस्टम लेआउट्स को एक्टिवेट करना है, इसके सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, एक्टिवेट करके और इसके सेटिंग्स में जब मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे ऐड न्यू का जो है पेज या फिर ऐड न्यू लेआउट मुझे डालने का ऑप्शन मिलता है। इसको मैं अगर ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 404 का एक पेज बनाना है, एक लेआउट बनाना है 40 पेज। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ और यहाँ नीचे में मुझे आके सिलेक्ट करना है लेआउट को 404 पेज। ठीक है, यहाँ पे फिर मुझे इस पेज के ऊपर हेडर दिखाना है या नहीं दिखाना है, डिसेबल करना है, या मुझे फूटर दिखाना है या नहीं दिखाना है, डिसेबल करना है। या यूजर रोल्स, मतलब इसका क्या मीनिंग होता है कि टारगेट दिस कस्टम लेआउट बेस्ड ऑन यूजर रोल। अगर मुझे किसी को ऑल को दिखाना है या लॉग्ड इन यूजर्स को, लॉग्ड आउट यूजर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाना है, इस हिसाब से हम लोग, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इस हिसाब से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ अभी, इसको मैं एडिट एडिट विथ एलिमेंटर कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर हो गया। हम्म, ये एलिमेंटर का जो है पार्ट हमने देखे थे, आपको उसके बारे में आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे लेना है इस पेज को। ठीक है, यहाँ पे साइड बार आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पेज का लेआउट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स का गियर आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए आप और यहाँ पे आपको पेज लेआउट दिखेगा। डिफॉल्ट में जाके आपको एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट कर देना है और इस तरीके से एक पेज लेआउट, फुल विड्थ का पेज लेआउट आपको मिल जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इस प्लस आइकॉन को मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब मुझे फ्री पिक पे आना है। फ्री पिक पे आके मैंने ये वाला इमेज डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले, तो आपको मतलब समझाने के पर्पज से, तो ये इमेज मैंने डाउनलोड किया है। अब मैं क्या करूँगा, यही इमेज, जैसे आप यहाँ पे आओगे ना फ्री पिक में, तो आपको कुछ भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो भी मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो आप कुछ भी सर्च करो, कुछ भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे बहुत है खजाना। तो आपको जो भी 404 का एरर पेज या डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में आके टाइप, जो भी इमेज मैंने
डाउनलोड किया था, उस इमेज को मैं ले लेता हूँ, शायद यही है। ठीक है, इसको अपलोड कर देते हैं। कस्टम 404 एरर पेज है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, सेंटर सेंटर, अटैचमेंट फिक्स्ड, रिपीट, नो रिपीट, साइज, कवर। इसका आके हम लोग, ये मैंने सेटिंग्स वगैरह आपको सब आपके साथ शेयर किया है, इसका मैं ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं दूंगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ये फिक्स्ड है शायद से, इसको फिर से आता हूँ मैं, स्क्रॉल, इस तरीके से इसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, कस्टम 404 पेज। ठीक है, इस तरीके से इसको ज़्यादा डिज़ाइन करने नहीं बैठता मैं, उसको टाइम लग जाएगा, तो आप इस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ओके, तो इसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे बटन्स वगैरह देना है तो बटन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, गो टू होम पेज ऐसे कुछ, सॉरी यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ मैसेज भी दे सकते हो, द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट एग्जिस्ट, गो बैक टू होम पेज। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कुछ बटन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल ऐसा कुछ देता हूँ, होम पेज। ठीक है, इसको लिंक दे देता हूँ होम पेज का, ये वाला, पब्लिश। अगर मैं मेरी वेबसाइट पे आता हूँ यहाँ पे, और अगर कुछ रॉन्ग मैं कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो गई है। अगेन शायद से पब्लिश्ड। ओके, मैंने पुराना पेज शायद दो लेआउट्स मैंने सिलेक्ट करे थे, तो शायद वो नहीं पब्लिश हुआ और पुराना पेज पब्लिश हुआ है। सो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अगेन कोई कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझे सर्च करना पड़ेगा।
लिस्ट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। मैं इसके बारे में कल बताता हूँ। ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, आई थिंक मुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा इसको। कुछ तो है प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कल समझाता हूँ। कुछ तो है, कुछ टेक्निकलिटीज समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कल देखते हैं और नेक्स्ट मूव करते पॉइंट को। उसके अगर उसमें मेरे एक और प्लगइन अभी आता है 404 का, जिसे हम लोग अगर चलते हैं तो इंस्टॉल, सॉरी, ऐड न्यू में। कुछ 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 404, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे नीचे, सॉरी, 404 एरर, एरर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे और जिसके ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं उसको आपको ये करना है, ये नहीं है। 404 के लिए आपको एक ब्रेनस्टॉर्म का एक प्लगइन आता है। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो किसी भी, सिर्फ एक देखना है कि यहाँ पे कंपैटिबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ये चेक कर लेना है आपको, और दैट्स इट, अगेन हो गया। तो ये है, पेज को सिलेक्ट करना है, पेज बनाना है, और पेज को सिलेक्ट करना है और कस्टम 404 एरर पेज बन जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एक प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ये खुद होके भी कर सकते हो, क्योंकि प्लगइन्स का जो भी है कोई सेटिंग्स नहीं है इसका, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होता है 404 एरर पेज। ठीक है, बना के, जिससे मैंने अभी बनाया है यहाँ पे। तो पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो गया है, मैंने तो बहुत बार किया था। एक्स्ट्रा ऑप्शंस, कस्टम लेआउट्स, ओके, इसको मैं कल, हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग फिलहाल उसका टेक्निकल प्रॉब्लम सर्च करने जाऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देन सॉफ्ट 404 एरर्स। अब सॉफ्ट 404 एरर्स क्या होता है, जैसे गूगल सर्च कंसोल में हमने देखा था सॉफ्ट 404 एरर्स भी कुछ इशू होती है वेबसाइट्स में। तो सॉफ्ट 404 एरर्स क्या होते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल को मैं अगर यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, अब सॉफ्ट 404 एरर का कुछ मीनिंग ऐसा है कि सॉफ्ट 404 अकर्स व्हेन अ पेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न्स अ 20 स्टेटस कोड्स। It's like if you ordered something off the menu at a restaurant and they brought you an empty place instead of just telling you that they were out of that item। जैसे अपने
रेस्टोरेंट में गए आप और जो मेन्यू में नहीं है वो आपने ऑर्डर किया और उसने आपको एम्प्टी प्लेट ला के रख दिया कि आपने जो ऑर्डर किया है वो मेन्यू में है ही नहीं। अब सॉफ्ट 404 यानी कि और 404 में एरर ये होता है कि 404 में पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सॉफ्ट 404 में पेज एग्जिस्ट करता है, बट उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम लोग इंटेंशनली नहीं दिखाना चाहते, या फिर अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कुछ उसमें एरर आ गया है जो सॉफ्ट 404 एरर में काउंट होता है। सॉफ्ट 404 आर problematic because search engines will continue to crawl and index pages that don't exist when that time could be better spent crawling pages that do exist। मतलब इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट 404 वाले पेजेस जो होते हैं ना, वो अगर वैसे ही रहे हमारी वेबसाइट में, तो हो सकता है पेजेस वो क्रॉल करे, क्रॉलर्स, और वो पेज इंडेक्स भी हो जाए। लेकिन हमें अगर वो 404 के एरर पेजेस अगर देखने हैं तो गूगल सर्च कंसोल में कवरेज का जो एक ऑप्शन हमने देखा था यहाँ पे, कवरेज, ठीक है, कवरेज पे अगर क्लिक करते हैं, एरर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे या फिर वैलिड विद वार्निंग्स पे, ठीक है, वैलिड विद वार्निंग्स पे अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग कहीं पे तो हो गए सॉफ्ट 404 एरर्स एक्सक्लूडेड। हाँ यस, यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, सेट मैप से मैंने एक्सक्लूड कर दिया शायद से। तो ये होते हैं सॉफ्ट 404 एरर्स। अब इसको क्लिक करके हम लोग अगर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का यूआरएल है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर कुछ कंटेंट है जो क्रॉलर्स ने क्रॉल करके रख दिया है, बट इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ इसको देखना है तो हमें इंस्पेक्ट यूआरएल में हम लोग देखते हैं। अगर उस पेज को इंडेक्स किया है तो हम लोगों को डी इंडेक्स करवाना पड़ेगा उसको। देखिए यहाँ पे यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो मतलब गूगल के जो बॉट्स है उसने यूआरएल को क्रॉल तो कर लिया है मगर इंडेक्स नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अगर फिर से हम लोग बैक में आते हैं, अगर इस ऐसे पेजेस जो होते हैं, ऐसे पेजेस हमारे जो वेबसाइट्स को हार्म पहुंचाते हैं, दिस पेजेस आर हार्मफुल टू आवर वेबसाइट। अगर हम रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से अगर कुछ इसके बारे में देखें तो अगर ऐसे पेजेस को हमें robots.txt के माध्यम से इसको ब्लॉक करना है। अभी robots.txt क्या होता है अभी देखते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में कवरेज एरर्स में हम लोगों ने देखा है, तो ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको सॉफ्ट 404 एरर्स के बारे में। गूगल ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। व्हाट डज गूगल से अबाउट 404 एरर्स। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे एक बोल्ड लेटर में यहाँ पे लिखा है कि 404 डोंट हार्म योर साइट्स इंडेक्सिंग और रैंकिंग। गूगल ने क्लियर किया है वैसे, गूगल के जो सर्च कंसोल हेल्प सेक्शन में हम लोग जाके इस 404 के आर्टिकल को हम लोग देख सकते हैं। फिक्सिंग 404 एरर्स के बारे में हमको कुछ डायरेक्टली मेंशन किया गया है गूगल की तरफ से कि most 404 errors don't affect your site's ranking in Google, so you can safely ignore them. Typically they are caused by typos, site misconfiguration, or by Google's increased efforts to recognize and crawl links in embedded content such as JavaScript. Here are some pointers to help you investigate and fix 404 errors. कुछ pointers दिए हैं और उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि रैंकिंग फैक्टर्स में कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है 404 का फाउंड होना या सॉफ्ट 404 का फाउंड होना। ठीक है, 404s आर नॉट वर्थ फिक्सिंग हियर्स बाय sort your 404s by priority and fix the ones that need to be fixed. You can ignore the other ones because 404s don't harm your site's indexing और ranking। इस तरीके से उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है गूगल ने कि 404 रैंकिंग के हिसाब से या इंडेक्सिंग के हिसाब से किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं होता है अगर 404 आता है तो, या सॉफ्ट 404 आता है तो। ठीक है, most webmasters will be glad to fix a 404 because they know it hurts their website by sending their users to a location that doesn't exist. They are creating a bad experience.
ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट में जो है 404 मिल रहा है, फिक्स कर रहे हैं हम लोग, अगर पेज वह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वैसे पेज पे अगर लैंड हो रहे हैं तो हम लोग बैड एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं यूजर्स के लिए। इफ यू हैव डिलीटेड अ पेज विथ बैकलिंक्स पॉइंटिंग टू इट, although it's not a good idea, ठीक है, यू मस्ट मेक श्योर यू हैव 301 रिडायरेक्ट सेटअप। अब 301 रिडायरेक्ट सेटअप क्या है बैकलिंक्स वगैरह के हिसाब से अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 301 और 302 रिडायरेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये 404 कोई कुछ हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए हम लोग फिक्स करना होता है कि जो भी हमारे पेज पे कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको 404 का एरर बताएं, और लैंडिंग जो है मतलब जो वेबसाइट के जो बाकी के जो एलिमेंट्स है, जैसे ब्लॉग आर्टिकल्स हैं तो वो दिखा सकते हैं, मेन्यू है तो मेन्यू पे दिखा सकते हैं, और या फिर जैसे इस तरीके से मेन्यू है, मेन्यू दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ डालने वाला था लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी जो है कंटेंट हमारे वेबसाइट का दिखा सकते हैं, ताकि बाउंस ना हो, एग्जिट ना हो यूजर हमारे वेबसाइट पे आने के बाद, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिखे और वहां पे क्लिक करके वो किसी पेज पे चला जाए। तो ये होता है उसका मीनिंग, ठीक है। तो यूजर्स को बैड एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग 404 कस्टम 404 एरर पेज बनाते हैं, ताकि यूजर आके किसी और वेबसाइट पे जाके विजिट करे या किसी और ब्लॉग आर्टिकल को विजिट करे। सो 404 का वही एक मीनिंग होता है, ठीक है। देन अ ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक्स का एक देख लेते हैं पार्ट। अ ब्रोकन लिंक इज अ लिंक दैट डज नॉट वर्क, meaning that the link leads to a non-existent page, probably due to the fact that the page has been moved or deleted. अब जैसे ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, एक और एक ये नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रोकन लिंक्स। अब ब्रोकन लिंक्स जो होता है ना, जो जैसे हमने कि बहुत सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो ब्लॉगर को पता नहीं रहता है कि वो जो जिस साइट्स को जिस जहाँ उस साइट में जो एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स वो वहाँ पे दे रहा है, जैसे मैं आज दे रहा हूँ, अगर मैंने जैसे 6 महीने पहले एक ब्लॉग लिखा और वो किसी दूसरे पेज के लिए मैंने लिंक दिया है, एक्सटर्नल लिंक दिया है या इंटरनल लिंक दिया है, और मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो पेज को रिमूव कर दिया, या फिर किसी ब्लॉगर ने उस पेज को रिमूव कर दिया, या कि उस वेबसाइट से जहां से मैंने उस पेज को बैकलिंक दिया है, अगर उसने रिमूव कर दिया उस वेब पेज को, तो वो ब्रोकन लिंक काउंट हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी भी वेबसाइट में अगर आता हूँ, जैसे एक शाउट मी लाउड की वेबसाइट में आता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ब्लॉग सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉग सर्च कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे अगर ये कोई आर्टिकल है, अगर यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये कोई मुझे अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक है और एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो फोर ब्रोकन लिंक्स में काउंट हो जाता है। और ब्रोकन लिंक्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रैंकिंग का जो सिग्नल है वो हमें नहीं मिल पाता अल्गोरिदम्स या सर्च इंजन से, अगर हमारी साइट्स में ब्रोकन लिंक्स है तो। उसका क्या मीनिंग होता है कि अगर ब्रोकन लिंक्स है तो जो भी हम लोगों ने लिंक दे के रखा है यहाँ पे या यहाँ पे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल लिंक हो, ये क्या है, ठीक है, चाहे वो ब्रोकर, चाहे वो एक्सटर्नल लिंक हो या इंटरनल लिंक हो, अगर मैंने उस लिंक को फिक्स नहीं किया है तो हो सकता है कि मेरी पेज की जो रैंकिंग है, मेरा जो पेज है उसका रैंकिंग खराब हो, और जो है पेज रैंक ना हो, या वेबसाइट को गूगल पैनलाइज कर दे, हो सकता है। ब्रोकन लिंक जो है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूजर आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, अगर आप किसी एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक का यूज करते हैं अपने ब्लॉग में, और वो उस
ब्लॉग को देखना चाहता है और उससे कुछ जानकारी लेना चाहता है, अगर वो भी लिंक अवेलेबल ही नहीं है तो वो ब्रोकन लिंक में काउंट हो जाएगा और यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और इस हिसाब से गूगल भी पेनलाइज कर देगा, रैंकिंग सिग्नल नहीं देगा आपके ब्लॉग को या वेबसाइट को। सो उसको फिक्स करना है। अगर एक एक क्रोम एक्सटेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ, चेक माई लिंक्स करके एक क्रोम एक्सटेंशन है। इसको मैं अगर यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप शायद तो नोट कर रख सकते हो। तो ब्रोकन लिंक्स अगर है मेरे वेबसाइट में तो यहाँ पे वो इंडिकेट कर देगा कितने लिंक्स है मेरे वेबसाइट में और कितने, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे वो काउंट ही हो रहे हैं। वैलिड लिंक्स 161, वैलिड रिडायरेक्टिंग लिंक्स मतलब आउटबाउंड लिंक्स 6 लिंक्स है यहाँ पे, और वार्निंग्स है, ये शायद हो सकता है कहीं पे ब्रोकन लिंक हो और वर्क नहीं कर रहा हो, तो 57 वार्निंग है। इनवैलिड लिंक्स मतलब ब्रोकन लिंक नहीं है, वार्निंग है जिस लिंक्स को, तो वो इस कलर में शो हो रहे हैं, ये जो येलो कलर है यहाँ पे, इस तरीके का वो एक टूल है, क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी काउंट कर लिया है इसने, तो ये कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट वैलिड है, वैलिड रिडायरेक्टिंग लिंक्स और वैलिड इंटरनल लिंक्स, ठीक है, 61 तो ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जो अपने पेज को या किसी भी पेज के ब्रोकन लिंक्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है ब्रोकन लिंक्स का मतलब। ब्रोकन लिंक चेकर करके एक और टूल आता है क्रोम एक्सटेंशन, वही है लिंक चेक माई लिंक करके। और भी बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन आते हैं, बट चेक माई लिंक्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो क्रोम एक्सटेंशन आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ चेक करने के लिए। तो फिक्स कर सकते हो। अब इसमें जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, किसी के ब्लॉग में अगर ब्रोकन लिंक है तो आप उनको कांटेक्ट करके बता सकते हो कि भैया आपके जो है कंटेंट में या ब्लॉग इस आर्टिकल में जो है एक ब्रोकन लिंक है। जैसे कीवर्ड रिसर्च का अगर ये समझो समझो सपोज करो कि आपको ये कीवर्ड रिसर्च का एक ब्रोकन लिंक आपने फाउंड किया है और जो है आप उसको कांटेक्ट करो कि आपके जो है आउटबाउंड लिंक में जो है ये इस कीवर्ड रिसर्च को जो आपने एक लिंक दिया था वो ब्रोकन लिंक फाउंड है, मेरे पास वैसा ही कंटेंट है, मैं उसी निश में काम करता हूँ, उस निश में मैंने आर्टिकल लिखा है, क्या मैं आपके लिए गेस्ट पोस्ट कर सकता हूँ, क्या फिर मैं क्या आपको बैकलिंक दे सकता हूँ, क्या आप मुझे बैकलिंक दे सकते हो इस वहां से, इस तरीके से आपको जेंटली उनको अप्रोच करना है। तो हो सकता है आपको वो बैकलिंक दे दे, या फिर हो सकता है आपको गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच करें उस कीवर्ड के लिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ये भी एक अच्छा तरीका है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कि जो बैकलिंक्स है उसको आप अगर मतलब एक जेन्युइन ब्लॉगर अगर बनना चाहते हो ना, तो ये सब तरीके हैं, ठीक है। तो मस्का लगाना पड़ता है ब्लॉगर्स को बड़े बड़े, ठीक है, ऐसे ही कोई बैकलिंक नहीं दे देता, तो हमको उसको देखना है। नील पटेल की अगर वेबसाइट में अगर जाओ आप, तो नील पटेल ऐसे बहुत सारे लोगों को बैकलिंक्स देता है, ठीक है, अप्रूव करता है उनके कमेंट्स को। आप अगर किसी भी ब्लॉग को अगर आप सर्च करो नील पटेल की वेबसाइट में, अगर वो किसी बंदे ने आप वो बताया है कि जेन्युइनली कमेंट किया है, ठीक है सर आपका मैं रेगुलर फॉलोअर हूँ और मुझे आप मतलब ऐसे कुछ थोड़ा सा राइट करके आप अगर लिखो और वहाँ पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करो तो वो अप्रूव कर देता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है उसने अप्रूव अप्रूव किया है। और अगर ऐसे हाँ तो हम लोग बैकलिंक्स के बारे में आगे देखने ही वाले हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्रोकन लिंक का टॉपिक आया है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा था आपके साथ। सो ये है ब्रोकन लिंक्स का एक पार्ट, इसको भी एक इस तरीके से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए हमारी वेबसाइट में। सो ये भी एक रैंकिंग सिग्नल के हिसाब से बैड इफेक्ट डालता है हमारी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। हमारे वेबसाइट का जो जो स्ट्रक्चर है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द 70-80% जो ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पे वो मोबाइल से ही आता है। अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर जो है वो भी एक रैंकिंग फैक्टर माना गया है, मोबाइल वेब जो है
रिस्पॉन्सिवनेस या फ्रेंडलीनेस। अब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस या ना फ्रेंडलीनेस क्या होता है, जैसे मैं एक पेज पे आता हूँ आपको बताने के लिए। जैसे हम लोग एलिमेंटर का यूज कर रहे हैं अपने पेज को बिल्ड करने के लिए, एलिमेंटर पेज बिल्डर का, और यहाँ पे मैं आता हूँ एक, थैंक यू, होम पेज पे। यहाँ मैं मेरी लाइव वेबसाइट का आपको डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर कर लेते हैं। और अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो फिर रैंकिंग सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और यूज़र्स के एक्सपीरियंस खराब होंगे, क्योंकि मोस्टली यूज़र्स जो है वो मोबाइल के थ्रू ही जो है वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है, एलिमेंटर में हमने बिल्ड किया है। तो इसका जो भी डिज़ाइन है, जो मैंने खुद इसको क्रिएट किया है इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव मोड का एक बटन होगा नीचे, तो आप इसको क्लिक करो तो आपको टैबलेट और मोबाइल रिस्पॉन्सिव, जैसे मैं मोबाइल पे अगर क्लिक करता हूँ तो आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पे कैसी दिख रही है इसको वो दिखा देगा। अगर कहीं पे भी कुछ गलत दिख रहा है, जैसे डेस्कटॉप के लिए मैंने तो सेटिंग कर दिया है, बट मोबाइल की सेटिंग्स करना मैं भूल गया, तो क्या होता है कि जैसे ये इमेज है तो ये इमेज राइट साइड में कुछ ज़्यादा होके रहेगी, या लेफ्ट साइड में कुछ ज़्यादा डाइवर्ट होके रहेगी, या इसका जो है टेक्स्ट जो डेस्कटॉप वर्जन के लिए मैंने ज़्यादा बोल्ड लिया था तो यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा, मतलब इरेगुलरिटीज दिखेगी। और ये बटन है, वहाँ पे मैंने बड़ी दिखाई थी डेस्कटॉप में, यहाँ पे अगर एक्सट्रीमली बिग दिख रही है या फिर एक्सट्रीमली स्मॉल दिख रही है तो फिर वो भी इशू है नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वेबसाइट मोबाइल पे भी नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बनाना चाहिए। तो ये एक और रैंकिंग सिग्नल होता है टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमको वेबसाइट जो है हमारी वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। और इसको जब भी हम लोग किसी भी डेवलपर के साथ या फिर डिजाइनर के साथ हम लोग काम करें, अगर हमें खुद नहीं आता है तो सबसे पहले उसका मोबाइल वर्जन बनवा लो, देन उसका डेस्कटॉप वर्जन बनवा लो। क्योंकि इंडिया में जो है मोस्टली लोग वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली ही रखना पसंद करेंगे, बट मोस्टली जो इंडियन की वेबसाइट्स हैं आजकल लोग कर रहे हैं, बट नहीं कर रहे, मतलब पहले कुछ इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जैसे इसको मैं ब्राउजर को इस तरीके से सेट करता हूँ तो यहाँ पे भी हम लोग मोबाइल का वर्जन देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट मोबाइल में किस तरीके से दिख रही है, ठीक है। यहाँ का जो है इसको टैबलेट वर्जन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मैंने जहाँ पे दिया होगा, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, ये टैबलेट वर्जन है, तो इस तरीके से टैबलेट में भी ये वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी। तो ये टैबलेट वर्जन है, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव रहनी चाहिए। ये एक और जो है रैंकिंग सिग्नल माना गया है टेक्निकल एसईओ के हिसाब से। सो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, मुझे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी और कैनोनिकलाइजेशन। और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का बहुत ही डीपली मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है कि क्या होता है। एक्सएमएल साइट में आपका मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है 301 302 रिडायरेक्ट्स के बारे में मुझे बताना है आपको। देन कैनोनिकलाइजेशन के बारे में बताना है। और ये एडवांस एसईओ के टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग डिटेल में, स्कीमा मार्कअप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कीमा के बारे में आपको आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग कल डीपली और थॉरोली डिस्कस करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा यहीं पे रुक जाते हैं। और मुझे वो भी देखना है, इसका जो एरर आया है यहाँ पे वो क्यों नहीं बता रहा है, तो उसको भी मुझे फाइंड आउट करना है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो शूट में। यस, हेलो ऑल। अरे सो गए क्या सब लोग? नहीं नहीं। ओके, अच्छा गाइस सुनो,
आज तक हमारा जितना सीखा के हुआ है ना वर्डप्रेस का एसईओ का, उस पे मैं सैटरडे को इंटरव्यू लेने वाला हूँ, हर एक का पर्सनल इंटरव्यू। ओके, सैटरडे को तो छुट्टी रहती है, आई नो दैट, बट स्टिल प्लीज मैनेज कर लेना। जिनको सैटरडे को नहीं पॉसिबल होगा उनका संडे को लूंगा। ओके, सो आज का रिकॉर्डिंग और पिछले सारे रिकॉर्डिंग जो है फिर से रिविजिट कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हो गए उनका इंटरव्यू भी होगा, बट जब से सिखाना स्टार्ट हुआ, मतलब जब से अटेंड किया है उन्होंने, तब से लेके सिलेबस पे होगा। ओके, सो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। सैटरडे को मैं हर एक का इंटरव्यू लूंगा, और या दैट्स इट। एक और मैं चीज़ सेंड करूंगा ग्रुप में, एक पीडीएफ है जो कि ग्लॉसरी है, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग ग्लॉसरी। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आए हैं या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप जब भी अपने फील्ड में यूज़ करेंगे तो उन वर्ड्स के डेफिनेशन है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं थियोरेटिकल पार्ट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं डेफिनेशंस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ। वो क्या है, डेफिनेशंस को याद करके रखना कोई मतलब नहीं जब तक हमें डीपली उसको समझ नहीं आता उसका मीनिंग क्या होता है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होता है। डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। बट आपको सेंड करने जा रहा हूँ मैं एक पीडीएफ, तो आप उसको भी एक देख लेना कि हर एक जो है बहुत सारा, बहुत लंबा पीडीएफ है, बहुत ही मतलब जितने भी डिजिटल मार्केटिंग में टर्म्स है ना उसमें है, तो उसको भी आप देख सकते हो और उसको मतलब समझने की कोशिश कर सकते हो। इंटरव्यू के हिसाब से आपको काम में भी आएगा वैसे वो, राइट। ओके ओके, एनी क्वेश्चंस? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, जो हम टेलीग्राम पे जो रिकॉर्डिंग जो अपलोड करते हैं ना, हम्म। तो वहां पर अगर जो रिकॉर्डिंग के नीचे अगर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखे ना उस रिकॉर्डिंग का, राइट 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 राइट, हाँ हाँ हाँ। मतलब जो अभी आज का है जो जैसे, टॉपिक लिया है हमने, है तो ना? वो फ्यूचर में उसको मतलब रिकॉर्डिंग के लिए बेटर रहेगा ना। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट, हाँ, यस यस यस, मुझे भी ध्यान में आया था वैसे वो, अगर मुझे मतलब करना चाहिए वैसे। अब क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड अपलोड हो जाता है और भूल जाते हैं वो, मतलब उसका हाँ डिस्क्रिप्शन लिखना या टाइटल लिखना। तो ठीक है ना, वो वैसे कर लेते हैं, ठीक ठीक। है। हाँ, वो एक्चुअली अच्छा है, अच्छा अच्छा आपने सजेशन दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो, जैसे आज कुणाल मुझे फ़ोन किए थे, कुणाल आज अभी हमारे क्लास में नहीं है, सेशन में नहीं है, उनको शायद कुछ टास्क था इम्पोर्टेंट, तो वो नहीं आ सके। एक्चुअली मैंने उनको बताया था, अभी बताया था कि आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो robots.txt कैनोनिकलाइजेशन वगैरह, स्कीमा वगैरह, तो इसको आप अटेंड करो, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के लिए और कहीं पे भी हम लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये पॉइंट्स रखना, याद रखना, इसका मीनिंग समझना और इसको कैसे ऑपरेट करना, फंक्शन किसका किस तरीके से होता है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुणाल जी का मुझे फोन आया था, कुणाल का, और जैसे उन्होंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको, डाउट्स थे, तो वो क्लियर किए थे। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यू कैन कॉल मी, ओके, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके सर, डेफिनेटली। हाँ ठीक है, और कुछ? परफेक्ट, देन प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके ओके, सैटरडे को है हमारा इंटरव्यू। ओके, राइट, चलो बाय गाइस, बाय। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट, ओके सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। ओके, बाय। वेलकम।